गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होकर। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, हम उसी पूरी पावर और उसी पूरी एनर्जी के साथ आपके पास एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बोला था कि हम जल्द ही पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे सरफेस केमिस्ट्री की, तो हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं। तो यार, आज हम जो हमारा पहला टॉपिक होगा जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो यार, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए ताकि आप साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाएँ, ताकि जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगी, बट आप उससे पहले आप नोटबुक और पेन ज़रूर निकाल लीजिए। इम्पॉर्टेंट मतलब सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही है ऑलमोस्ट। मैंने सारा इम्पॉर्टेंट ही डालने की कोशिश की है इसमें, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप नोटबुक पेन निकाल लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। चलिए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो यार इसमें आपको जैसे पहला दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में, ऑन द पहला जो आपका क्लासिफिकेशन कर रखा है कोलॉइड्स का, वो दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो दिख रहा होगा ब्रैकेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इंपॉर्टेंट है यार। अब आप सोच रहे होगे ये टेबल हमें क्यों दी गई है, तो ये टेबल को आइए समझते हैं। तो यार आप देख रहे होगे आपको यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज दे रखा है, डिस्पर्जन मीडियम दे रखा है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड दे रखा है और एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यार अगर देखो सॉलिड होगा, अगर आपका एक सेकेंड, अगर देखो आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, सॉल्यूट कह सकते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज को। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। डिस्पर्जन मीडियम को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम को राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है यार, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्पर्स्ड फेज को हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यार अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड हो, अब आपको जैसे पता ही है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, यानी कम मात्रा में प्रेजेंट है, और आपका डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड है, वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो किस टाइप का कोलॉइड बनेगा, सॉलिड सोल। और कुछ एग्जांपल्स इसके कैसे हैं, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। आपने कलर्ड पत्थर देखे होंगे ना, तो वो यही होते हैं उनके एग्जांपल्स। ठीक है यार, अगर आपका डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड हो और आपका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, यानी कि सॉलिड जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट हो और आपका जो लिक्विड है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, तो आपका किस टाइप का कोलॉइड बनता है, सोल टाइप का कोलॉइड बनता है। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या है, पेंट, सेल फ्लूइड। पेंट आपने देखा है ना, सॉलिड उसमें कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, लिक्विड उसमें एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड देखो तो यार, थर्ड देख लेते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर दूँ पहले ताकि आपको बेटर समझ आए। थर्ड देखो, सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड फेस हो यानी कि सॉल्यूट, और गैस आपका डिस्पर्जन मीडियम हो यानी कि सॉल्वेंट, तो क्या क्या किस टाइप का कोलॉइड बनता है, एरोसोल। ठीक है, स्मोक डस्ट, इन सब में क्या होता है, सॉल्यूट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना सॉलिड कम मात्रा में प्रेजेंट होता है डस्ट में भी, और गैस जो होती है वो सॉल्वेंट के उसमें होती है। ठीक है, अगला है आपका लिक्विड एंड सॉलिड। अगर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, यानी कि लिक्विड कम मात्रा में, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में, तो आपका किस टाइप का बनेगा, जेल, चीज़ और जेलीज। ठीक है, ऐसे ही आपको और दे रखे हैं नीचे, चलिए देखते हैं ये वाले। ये आपको दे रखा है लिक्विड और लिक्विड, तो इमल्शन बनता है, किस टाइप का कोलॉइड बनेगा, इमल्शन। फॉर एग्जांपल मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। ठीक है, अगर आपका लिक्विड हो दोबारा से सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका गैस हो, तो क्या बनेगा, एरोसोल। अब आप ऊपर भी देखा होगा आपने, ऊपर भी एरोसोल था एक, देखो ऊपर भी एक एरोसोल बन रहा था, सॉलिड और गैस वाला, ये वाला सॉलिड और गैस वाला एरोसोल था, और नीचे जो है वो लिक्विड और गैस वाला है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस। ठीक है, अगला क्या है, गैस और सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट क्या है हमारा, गैस सॉल्यूट है, और सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। ठीक है, समझ आया। तो उसके एग्जांपल क्या होंगे यार, प्यूमा स्टोन, फोम, रबर। ठीक है,
अगला क्या है, गैस। अगर आपका सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो तो क्या बनता है, किस टाइप का कोलॉइडल बनता है, फोम, फ्रोथ, वाइप्ड क्रीम, सोप, लेदर। ठीक है यार, मैं होप ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी मैंने आपको देखो ऊपर लिख दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यार इस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो कि इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे डिपेंड है। ठीक है, तो यार इसमें क्या है, लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है यार, अब आप सोच रहे हो कि लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होता है और लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होता है। तो यार मैं आपको पहले सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपका जो आपका लायोफिलिक है, लायोफिलिक, इसमें जो लायोफिलिक है ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर से इसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, वाटर से इसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। किसको, लायोफिलिक को। और जो आपका लायोफोबिक होता है, फोबिक सुन के समझ आ रहा है ना, डर थोड़ा, तो इसे वाटर से थोड़ा सा डर होता है, तो ये वाटर लविंग होता है और ये वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, मतलब इसको वाटर पसंद नहीं होता। फोबिक याद रखना, फोबिक जिसमें लगा हो लायोफोबिक, उसको वो वाटर हेटिंग होता है, और जो लायोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है। ठीक है, चलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं हम एक बार। इसकी डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है, पहला पॉइंट यही दे रखा है आपको कि लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। ठीक है, और लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। लायोफिलिक अगर लिखा है तो वो वाटर को या फिर कोई भी लिक्विड हो उसको लव करेगा, मतलब उसको अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, लेकिन लायोफोबिक होगा तो वहाँ से वो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, उसको हेट करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट दे रखा है आपका, कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। समझ आ रहा है, ग्रेट एफिनिटी टू, ऐसे कोलॉइडल सोल्यूशन जिसके पार्टिकल्स, जिसके डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सोल्यूट जो होते हैं, उनकी ग्रेट एफिनिटी होती है सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने की, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ोल्व हो सकते हैं आराम से। तो वो किस में होता है, लायोफिलिक कोलॉइड्स में होता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो एक ऐसे कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें ग्रेट एफिनिटी होती है। किसके लिए ग्रेट एफिनिटी होती है, डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा लगा होता है, मतलब एक अट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, लविंग होते हैं ये, लिक्विड लविंग होते हैं, तो ये अट्रैक्शन भी होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में इनके। ठीक है, अगला है जो आपका लायोफोबिक में। लायोफोबिक में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द हैविंग नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम में। जैसे मैंने अब आपको बताया, इसका अपोजिट होगा लायोफोबिक में। लायोफोबिक जो होते हैं वो वाटर हेटिंग होते हैं या फिर लिक्विड हेटिंग होते हैं। अगर वो लिक्विड हेटिंग होते हैं तो उनका जो डिस्पर्स्ड फेस होगा उसमें एक भी एफिनिटी नहीं होगी, किसके लिए, डिस्पर्जन मीडियम के लिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एग्जांपल हो जाता है यार इसका, लायोफिलिक कोलॉइड्स का ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन विद अ सुटेबल लिक्विड। ठीक है, अब लायोफोबिक कोलॉइड्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स AgAu यानी गोल्ड, सिल्वर, और ये गोल्ड सोल। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट क्या है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ रिवर्सिबल सोल मीन दैट इफ डिस्पर्जन मीडियम इज, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, इट इज़ अ रिवर्सिबल सोल मीन्स दैट इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्स्ड फेस द सोल कैन बी रिकन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड। यार देखो इसमें होता क्या है, देखो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, ये सिंपल सी बात आप याद रखो कि ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, और आपका जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर इरिवर्सिबल सोल मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर जस्ट बाय मिक्सिंग डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं जो रिवर्सिबल सोल होते हैं, और लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल सोल होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो आपका वो, इट इज़ अ स्टेबल कोलॉइड, इट कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड ईजिली। अब आपका जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये स्टेबल कोलॉइड्स होते हैं, ये कभी भी प्रेसिपिटेट ईजिली नहीं होते। ठीक है, अब आपका इसमें जो है इट इज़ ये अनस्टेबल कोलॉइड होते हैं, सो दिस सोल नीड स्टेबलाइजेशन एजेंट फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे सारे यार। मैं होप करता हूँ। अब थर्ड टाइप की जो हमारी है, थर्ड टाइप का जो है हमारा क्लासिफिकेशन,
वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब हम डिस्पर्स्ड फेज के टाइप्स के पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है जो हमारा वो है मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स। यार मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मल्टी मोलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड्स क्या होता है पहले तो भूले तो नहीं हो आप। कोलॉइड्स क्या होता है? जिनकी रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, वो हमारे कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, याद है ना? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जो लाई करते हैं वो हमारे कोलॉइड्स होते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होंगे? यानी कि मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स ऑन द डिसोसिएशन a large number of atom or molecule of a substance aggregate together to form species having size in colloidal range. The species thus formed are called multimolecular colloid. यार मैं आपको एक सिंपल से वर्ड्स में बताता हूँ। जो आपका मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स होता है उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स के वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। यार जब वो छोटे छोटे होते हैं तो वो ना रेंज में लाई नहीं कर रहे होते। किसके? कोलॉइड्स की रेंज में वो लाई नहीं कर रहे होते। मतलब कि वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। जो आपके मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। अब उसके अंदर पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा मिल के यानी कि एक साथ जुड़ के क्या करते हैं? जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी साइज़ भी बड़ी हो जाती है। जब वो साइज़ बड़ी हो जाती है तो वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करने लगते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ थोड़ा। देखो, मान लो ये एक बीकर है और ये एक बीकर है। यार इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनकी रेंज जो है 1 नैनोमीटर से छोटी है। ठीक है, अब जब ये इकट्ठा जुड़ जाएंगे, मान लो ये ऐसे साइड साइड से जुड़ गए, कुछ ऐसा सर्कल सा बना लिया इन्होंने जुड़ के, तो इनकी जो रेंज होगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करने लग जाएगी। ठीक है, ये जुड़ जाते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स में। ठीक है, आगे देखते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स जो होते हैं यार वो एज कम्पेयर टू मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, इनका साइज़ जो होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स बड़ा होता है। मतलब कि जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहे होते हैं। देखो, मैक्रोमोलिकुलर इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिकुलर में बी इन कोलॉइडल रेंज। मतलब कि जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहे होते हैं। कोलॉइडल रेंज पता है ना, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, वो उसमें ऑलरेडी लाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखो इसको पढ़ते हैं। देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यार एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होता है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स जब नॉर्मल कंडीशन पे होते हैं ना तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। But at higher concentration exhibit colloidal behavior due to formation of aggregate. The aggregate particle are called micelle or associated colloids. ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है the formation of micelle take place only above a particular temperature called Kraft temperature and above particular concentration called CMC means critical micelle concentration. ठीक है, यार नहीं समझ आया होगा, मेरे को समझ आता है। देखो यार मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा समरी टाइप देकर कि आपका जो आपके जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे कैसे बिहेव करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। आपके जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? वो एग्रीगेट होकर मिसली फॉर्मेट कर लेते हैं। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा जुड़ जाना एक तरह से। एग्रीगेट होकर वो मिसली फॉर्मेशन कर लेते हैं, मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, जब उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो। अब यार एक टेम्परेचर भी चाहिए होगा, तो अब
उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को नाम दिया गया था यार क्राफ्ट्स टेम्परेचर, क्राफ्ट्स टेम्परेचर, ठीक है। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड क्राफ्ट्स टेम्परेचर दे विल फॉर्म मिसली, मिसली फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार हम। यार देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में जो आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ये वाला पढ़ो, ठीक है। बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडियल बिहेवियर टू फॉर्म एग्रीगेट, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। बट जैसी उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं एग्रीगेट फॉर्म करके, ठीक है। दे एग्री द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, ये देखो द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसली, मैंने बोला था ना एग्रीगेट होके वो मिसल फॉर्म में करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। द फॉर्मेशन ऑफ मिसली टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही मिसली फॉर्मेशन का टेक प्लेस होगी तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्स टेम्परेचर, ठीक है। एंड अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, अब वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन थी जिसके ऊपर हमें जाना था हाईयर कॉन्सेंट्रेशन, वो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं CMC यानी क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलो इंपॉर्टेंट था यार, इसको पढ़ लेना। आगे जो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ मिसली फॉर्मेशन, अब हम मैकेनिज्म बता रखा है मिसल फॉर्मेशन का, ठीक है। अब मिसल फॉर्मेशन में हम चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या होता है यार? आपका जो सोप सोल्यूशन होता है वो सोडियम और पोटेशियम स्टीरेट होता है। सोडियम स्टीरेट हैज़ 2 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट, मैंने आपको बताया था। फोबिक लगा हो तो वाटर रिपेलिंग होता है, फिलिक लगा हो तो वाटर लविंग होता है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक क्या है हमारा? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या है हमारा? वाटर रिपेलिंग है और इसकी हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं नॉन पोलर टेल। हाइड्रोफिलिक क्या है? वाटर लविंग है और COO ग्रुप ये होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। द C17H35 COO नेगेटिव आयन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर COO नेगेटिव ग्रुप इन वाटर। यार जो आपका ये आपको ये बता रखा है, ये आयन कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस पे। अब सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इसका जो COO ग्रुप है ना, ये COO नेगेटिव वाला ग्रुप, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जो C17H35 COO नेगेटिव है, तो COO नेगेटिव होता है जो आपका वो ऐसे अंदर वाटर के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है, और आपका जो C17H35 है वो ऊपर सरफेस पे होता है, ठीक है। एंड द हाइड्रोकार्बन चेन ये स्ट्रॉन्ग स्टेइंग अवे फ्रॉम इट एंड रिमेन एट द सरफेस, ठीक है। वो COO नेगेटिव जो वाटर के अंदर है, बिल्कुल बल्क में, वाटर के बल्क में है जो, वो वहाँ से दूर रहता है। C17H35 वो कहाँ पर रहता है? C17H35 आपके सरफेस पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बट एट क्रिटिकल मिसली कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला पढ़ रहे हैं। द एनायन आर पुल्ड इनटू बल्क सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट फॉर्म। ये अब आपको यार मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, आपका जो C17H35 COO नेगेटिव ग्रुप था, ये वाटर मान लो। आपका जो C17H35 COO नेगेटिव है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वाला पार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस पे। कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस पे। और आपका COO नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होता है? उसके अंदर। बट लेकिन CMC जब लगता है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन जब कंडीशन लग जाती है, तो क्या होता है? तब क्या हो जाता है यार? तब आपका जैसे ये बीकर है तो क्या हो जाता है? ये वाटर है, तो आपका जो C17H35 है ना यार, वो वाटर के अंदर एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है। ये C17H35 अभी तक सरफेस पे था, फिर वो वाटर के अंदर बल्क में चला जाता है और एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और आपका COO नेगेटिव आपका सरफेस पे आ जाता है। ये लिखा हुआ था जनरली वहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे। The cleaning action of soap is due to the fact that soap particles form micelle around the oil droplet, in which such a way the hydrophobic part of the stearate ion is in oil droplet and the hydrophilic part project out of the grease droplet, because hydrophilic part is outside of a oil droplet, so it can interact with water due to polarity. The oil droplet surrounded by stearate ion is now pulled in water and removed by from dirty surface। यार देखो कुछ ऐसा होता है,
इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ये तेल की बूंद है, ठीक है। अब जैसे ही मिसली फॉर्मेशन होगा, यानी कि जैसे ही सोप वोप लगाते हो आप, तो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट तो वाटर के ऊपर रहता है, जो वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक कहाँ चला जाता है? इससे अटैच हो जाता है, उस तेल के धब्बे से अटैच होगा वो। और जैसे ही वो तेल के धब्बे से अटैच होगा, फिर जैसे ही थोड़ा जर्क वर्क हम जैसे रगड़ते हैं ना कपड़े को, तो क्या होता है, या मसलते हैं, तो वो जो डर्ट होता है, वो ऑयल ड्रॉपलेट, वो वॉट उस हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ ही बाहर आ जाती है, और वो आपका जो क्लोथ होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। इतना सही था यार। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, एवं कोलॉइड्स की प्रिपरेशन के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपका पहला टॉपिक है इसमें वो है ब्रिग आर्क मेथड, ठीक है। ब्रिडिक्स आर्क मेथड। देखो, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल आर्क वी कैन डिसइंटीग्रेट द मेटल इलेक्ट्रोड्स विच देन कंडेंसेट टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। यार देखो, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। ये आपको दिख रहा है यार, ये क्या चीज़ है? ये आपका आइस बाथ। आइस बाथ क्या होता है? एक बीकर होता है, उसके अंदर बीच में बर्फ़ होती है, फिर उसके बाद एक और बीकर रखा होता है उसके अंदर वाटर या कुछ भी सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया आइस बाथ क्या होता है? अब यार ये क्या कर रखा है, ये क्या चीज़ है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमने दो अपना वो लगा दिए हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, और उनको हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड्स को हमने एक वायर से कनेक्ट करके वोल्ट उसमें एनर्जी उस वो पावर सोर्स में लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें पावर सप्लाई होगी, जैसे ही इसमें पावर सप्लाई होगी तो क्या होगा, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गिरेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गिरेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स होगा, यानी टूट के गिरेंगे इलेक्ट्रोड्स आपके छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जब वो आपके पार्ट्स में गिरेंगे वाटर के अंदर, तो क्या होगा यार, ये तो आइस बात है, वो तुरंत एकदम बहुत ठंडे उसमें होंगे, तो ये क्या होंगे, एग्रीगेट करके एग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में गिरे हैं, तो ये आइस बात तो है ही ऑलरेडी नीचे, तो ये क्या करेंगे, एग्रीगेट करके एक कोलॉइडल साइज़ की रेंज में लाई कर देंगे, और ये कोलॉइडल उसमें आ जाएंगे। समझ आया? ये लिखा हुआ था देखो यार ऊपर भी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल वी कैन डिसइंटीग्रेट। और इसे ब्रिडिक्स आर्क मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यार ये होता है तो ये एक आर्क फॉर्म करता है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इसलिए इसको ब्रिडिक्स आर्क मेथड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पेप्टाइजेशन। अगला क्या है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यार पेप्टाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रेसिपिटेट होता है ना, प्रेसिपिटेट होता है जो हमारा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट होता है जो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोलॉइडियल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको? शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम। हम उसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करते हैं प्रेसिपिटेट को, तो वो कोलॉइडियल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है यार, देखो लिखा हुआ है द स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। और वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ करा है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ दिखता है ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, ये वाला पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब्स वन ऑफ द आयन। जब पेप्टाइजेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है ना, जो आपका, कलर चेंज कर लेते हैं यार, जो आपका प्रेसिपिटेट होता है वो क्या करता है, एड्जॉर्ब्स वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपका जो वो प्रेसिपिटेट होता है वो एड्जॉर्ब कर लेता है एक आयन को, इलेक्ट्रोलाइट में आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से एक आयन को वो अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है, कॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है फिर उसके सरफेस पे, ठीक है। जब वो एड्जॉर्ब कर लेगा यार, तो फिर तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप ही होगा। चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट विच अल्टीमेटली ब्रेक इनटू स्मॉलर साइजेस ऑफ कोलाइडर। देखो कुछ ऐसा होता है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। मान लो ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये मान लो कोई कोलॉइड है, ठीक है, छोटा कोलॉइड प्रेजेंट है। अब यार जब हम इसको जब हम स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हमने ई को इलेक्ट्रोलाइट मान लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा हमने इसमें, तो ये क्या करेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा वहाँ से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। मान लो नेगेटिव कर लिया तो नेगेटिव 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 ऐसे करके इसकी साइज़ बढ़ गया, ऐसे साइज़ बढ़ गया ना, और साइज़ बढ़ गया तो ये कोलॉइडियल रेंज में आके लाई करने लगा। समझ आया? यही कहना चाहता है, वही चीज़ यहाँ दिख रखी, देखो यार
ये देखो, ये आपके पार्टिकल्स थे। जब वो FeCl3 से रिएक्ट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव हर एक से अलग अलग पार्ट पे, यानी कि जितने भी ये एक छोटे छोटे गोले थे उनके सब पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, समझ आया? यही था। आगे क्या हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन। आगे हमारा अगला टॉपिक है जो वो है प्यूरिफिकेशन, यानी कोलॉइडल सोल्यूशन की प्यूरिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब। इसमें पहला क्या है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सोल्यूशन बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। ट्रू सोल्यूशन कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन बट नॉट कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, अ बैग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलॉइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड इनटू अ वेसल through which fresh water is continuous flowing. The molecule and ion diffuse through membrane into outer water and pure colloidal solution is left behind। ये देखो होता क्या है, ये वाली फिगर देखो, फिगर की हेल्प से समझाऊंगा। ये आपका एक बीकर टाइप सा हो जाएगा जिसके अंदर यार एक ये जो थैली जैसी लटकी है ये मेम्ब्रेन है आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट जो हमने कवर की है उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यार आपके एक ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, एक बीच में कोलॉइडल आते हैं, उसके बाद सस्पेंशन आता है। ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन इस बैग के अंदर ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइडल उससे थोड़े बड़े होते हैं और सस्पेंशन सबसे बड़े होते हैं। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर ना यार ट्रू सोल्यूशन भी प्रेजेंट है और कोलॉइडल सोल्यूशन भी प्रेजेंट है। और ये जो हमारा बैग है ना, ये मेम्ब्रेन है जो हमारी, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? सिर्फ उन्हीं पार्टिकल को अलाउ करेगी जो ट्रू सोल्यूशन होंगे, यानी 1 नैनोमीटर से जो छोटे होंगे। मतलब जो आपके ट्रू सोल्यूशंस होंगे ना, ट्रू सोल्यूशन कैन ईजिली पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन बट नॉट दी कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल पार्टिकल, आपके कोलॉइडल पार्टिकल ईजिली इस मेम्ब्रेन से मूव ही नहीं कर पाएंगे मतलब यार, और आपके जो ट्रू सोल्यूशन होंगे वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो और यार ये जो एक वाटर है, ये कंटिन्यूस प्योर वाटर आपका यहाँ से यहाँ फ्लो रहा है, कंटिन्यूस ये वहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो कंटिन्यूस वाटर आपका फ्लो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस वाटर आपका फ्लो हो रहा है। अब तो आपका इससे क्या होगा यार, जब सारे क्या बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होंगे वो सारे अगर बाहर आ जाएंगे मेम्ब्रेन से, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर तो सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स बचेंगे ना उस बैग के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। तो इससे हम अपने कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है यार? डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यार देखो, डायलिसिस अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो जो हमारा ऊपर प्रोसेस था वो था हमारा डायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है यार? अब जब डायलिसिस करोगे, अब ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ा उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी प्रोड्यूस करी जाती है वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, फिर उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है यार? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है वेरी लार्ज पोर साइज सो इट कैन पास बोथ इम्प्योरिटीज़ एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स। यार आपका जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो उस होल से क्या होता है यार, इम्प्योरिटीज़ और कोलॉइडल पार्टिकल्स दोनों पास हो जाते हैं, तो वो तो फिर काम का नहीं हुआ हमारे। लेकिन इन सच अ कंडीशन वी यूज़ अल्ट्रा फिल्टर पेपर विच इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन अलाउ ओनली ट्रू सोल्यूशन टू पास थ्रू द प्योर कोलॉइडल। देखो अब लेकिन यार इसी फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके हम फ़िल्टर पेपर को उसमें मोल्ड कर देते हैं कि उससे सिर्फ और सिर्फ जो है इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएं और कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके लेफ़्ट रह जाएं। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स आ गया यार। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कोलॉइड्स की? टिंडल इफेक्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है ये। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यार आपने देखा होगा कभी कभी अंधेरा कमरा होता है आपका, अंधेरे कमरे में से कहीं से भी थोड़ी सी धूप आने लग जाती है, रोशनी आने लग जाती है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर छोटी छोटी धूल पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, तो यार उसी को जनरली टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो यार स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जब कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम इन विच कोलॉइडल सोल्यूशन, पार्ट्स ऑफ बीम इन कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं यार टिंडल इफेक्ट की। पहली है साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अब यार जिस वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो रही है, जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं यार उसी के सिमिलर होने चाहिए अप्रॉक्स।
दूसरा यार आपका डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी लार्ज। आपका जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम होगा ना यार, उसके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है जो हमारा वो है ब्राउनियन मूवमेंट। इंपॉर्टेंट यार, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? कंटिन्यूस रैंडम मोशन जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। मान लो ये कोलॉइडल पार्टिकल है, ये रेड रेड में जो मार्क कर रहा हूँ, तो ये ऐसे जिगजैग में मूव करेंगे तो ये क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट, इसी को कहते हैं। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड due to the unbalanced moment of the particle by the molecule of dispersion medium। dispersion medium के यार जो molecules होते हैं ना, वो बिना अनबैलेंस्ड, मतलब बिना किसी बैलेंस के वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो एक जिगजैग मोशन ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्लेन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यार, कुछ ऐसी ये फिगर दे रखी है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जिगजैग सा मोशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ब्राउनियन मूवमेंट की फिगर है। आगे कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं यार। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कोलॉइडियल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। द नेचर ऑफ द चार्ज इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल इन द गिवन कोलॉइडियल सोल्यूशन। यार जो आपके कोलॉइडियल पार्टिकल होते हैं वो हमेशा कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। द नेचर ऑफ वो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं अपने साथ, कोलॉइडल पार्टिकल्स। और इन चार्जों का नेचर क्या होता है? ये सेम होता है सारे पार्टिकल्स के लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन क्रिएट चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होती है ना यार, वही चार्ज क्रिएट करती है कोलॉइडल पार्टिकल्स पे। ठीक है, द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल ओरिजिनेट बाय सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू द पार्टिकल फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम। इन सम केसेस पार्टिकल में एड्जॉर्ब द एनायन और कैटायन विच एवर आर इन एक्सेस द एक्वायर आर कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज। यार जो भी एक्सेस में होता है ना, वो उसको ले लेते हैं। देखो यार, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है AgNO3 और KCl आपका एक्सेस में लिखा भी हुआ नीचे। ठीक है, तो क्या होगा? AgCl होगा, रिएक्शन क्या दी? AgCl बन जाएगा। और आपका KCl एक्सेस में था तो KCl से वो रिएक्ट करेगा दोबारा से, और जब वो दोबारा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा से KCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? AgCl और Cl नेगेटिव। समझ आया? क्योंकि KCl एक्सेस में था तो AgCl और Cl नेगेटिव। ठीक है, और ऐसी AgNO3 एक्सेस में है इधर तो KCl, तो AgCl ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, शायद यहाँ पर NO3 आना चाहिए था, रिएक्शन गलत लिख दी गई है ना? नहीं, सही है। AgNO3 है, KCl है, तो AgCl बनाएगा। और AgNO3 एक्सेस में था तो AgCl और Ag+, इधर नेगेटिव चार्ज वाला ले लिया, इधर पॉजिटिव वाला ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसा कुछ फॉर्म होता है ऐसे। AgCl इधर हो गया, नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये ऐसे जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि छोटे छोटे होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, तो फिर ये तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आगे हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है यार? द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज कन्फर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। यार अब कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, अब उसको कंफर्म कौन करता है? उसको यार कंफर्म करता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, ये कंफर्म करता है वो कि जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मूवमेंट होती है सोल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपका वो एनोड की तरफ मूव करता है। ये देखो यार, ये फिगर भी दे रखी है, ये नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा है। ठीक है, ये कैथोड है हमारी, ये एनोड है हमारी। लिखा था ना ऊपर, पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड एनोड, तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड पे आएगा, सॉरी कैथोड पे आएगा। नेगेटिव चार्ज हमारा कैथोड पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारा एनोड पे आएगा। ठीक है, अगला है क्या हमारा? कोगुलेशन क्या होता है यार? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ द सोल। यार अब
प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। अब जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं यार, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोगुलेशन ऑफ द सोल बोलते हैं। सेटल डाउन हो जाते हैं जब वो, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। अब जो यार स्टेबिलिटी होती है ना, लायोफोबिक सोल होते हैं जो हमारे, लायोफोबिक जो वो लिक्विडेटिंग होते हैं, लायोफोबिक सोल होते हैं जो हमारे यार, उन पे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है। अगर चार्ज को रिमूव कर दिया जाए, लिखा ना, इफ़ चार्ज इज़ रिमूव्ड बाय सेम मेथड द पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर, सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यार अगर वो चार्ज ना हो उनके ऊपर तो वो क्या करेंगे, वो आकर एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे, एग्रीगेट यानी बड़े एग्रीगेट फॉर्म करने लग जाएंगे, और वो क्या, जैसे ही बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जितने जैसे ही वो बड़े होंगे वो नीचे बैठने लग जाएंगे, है ना। हमने देखा ना, पानी के अंदर हम कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ डाल देते हैं तो वो घुलती नहीं है, वो पानी के नीचे बैठ जाती है। जैसे पानी के अंदर रेत होती है तो वो घुलती नहीं है तो वो नीचे बैठ जाती है। तो वैसे ही कुछ होगा, अगर एग्रीगेट फॉर्म होने लग गया तो वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। यार अब कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल के कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं, मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज से कर सकते हैं, ठीक है। यार हमारा अगला है जो हमारा हार्डे एंड शेल्जे रूल है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, हार्डे शेल्जे रूल, द प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एन आयन ऑन डिस्पर्स्ड फेस ऑफ अपोजिट चार्ज इंक्रीज विद चार्ज ऑफ आयन। यार अब मैं आपको एक देखो, नीचे एक चीज़ और लिखी है ग्रीन से हाईलाइटेड, कोगुलेशन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। ये वो लाइन है जो इस पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दे रही है। आपकी जो कोगुलेशन पावर होती है ना, सीपी में लिख रहा हूँ कोगुलेशन पावर को, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता सीपी कोगुलेशन पावर के लिए, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। सपोज करो आप, कोगुलेशन पावर की जो कोगुलेशन पावर होती है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किससे, चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर जो भी चार्ज होता है, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। कोगुलेशन पावर होती है जो आपकी, वो सीधा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑन आयन। यार जैसे कि आपकी कोगुलेशन पावर बढ़ेगी, आपका आयन पे चार्ज भी बढ़ेगा, अगर आपका आयन पे चार्ज बढ़ेगा तो आपकी कोगुलेशन पावर भी बढ़ेगी। यही चीज़ हार्डे शेल्जे रूल हमें बताता है, ठीक है। अगला क्या है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है यार, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है यार, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू कैसे कहते हैं यार, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है रिक्वायर्ड, उसको करने की, उस प्रेसिपिटेशन को कॉज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उससे हम कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। देखो मैं आपको एक और बार सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, प्रेसिपिटेशन को कॉज करने के लिए, प्रेसिपिटेशन होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है ना रिक्वायर्ड, उसी को हम कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। कोगुलेशन, अब ये देखो ये लिखा है, कोगुलेशन पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। हमने ऊपर कोगुलेशन पावर पढ़ा था ना, कोगुलेशन पावर होती है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के, यानी कोगुलेशन वैल्यू बढ़ेगी तो कोगुलेशन पावर घटेगी, कोगुलेशन पावर बढ़ेगी तो कोगुलेशन वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रखना इन्हें। आगे यार हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स क्या होता है यार, लायोफिलिक सोल्स are more stable than lyophobic sols because lyophilic soul are extensively solvated by dispersion medium। या lyophilic sols आपको जैसे पता है कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वाटर यानी सॉल्वेंट, अगर हमारा वाटर है या कोई भी लिक्विड है तो उससे लविंग होंगे तो वो ईजिली उससे अटैच हो जाएंगे। लेकिन लायोफोबिक जो है वो तो अटैच ही नहीं होता, वो दूर भागता है, हीटिंग होता है, तो वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी लायोफोबिक सोल आर यूज टू प्रोडक्ट लायोफोबिक सोल। यार लायोफिलिक सोल की जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसी को यूज़ करके वो प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक सोल्स को, ठीक है। फिलिक की जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसी को, फिलिक स्टेबिलिटी को अपनी यूज़ करके लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन से प्रोटेक्ट करता है। क्यों यार, कोगुलेशन हो जाएगी, अगर कोगुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, अगर कोगुलेशन हो गई तो क्या होगा यार, एग्रीगेट फॉर्म होगा, और एग्रीगेट फॉर्म हो गया तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर होता है प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। हमने अभी ऊपर प्रोटेक्टिव पावर, ये भी हमने पढ़ा था ना, प्रोटेक्टिव पावर
होती है। जो प्रोटेक्टिव पावर लायोफिलिक सोल की होती है, जो लायोफिलिक सोल होता है जो वो प्रोटेक्ट करता है ना लायोफोबिक सोल को, तो वो जो उसकी प्रोटेक्टिव पावर होती है वो किससे डिनोट करते हैं हम, गोल्ड नंबर से। ठीक है, याद रखना है उसको। नीचे दे रखा है द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ अ गोल्ड सोल एडिशनल ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है यार, इनको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूँ। यार देखो, प्रोटेक्टिंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड नंबर के। ठीक है, ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है इमल्शन। दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम। इमल्शन क्या होता है, ये लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम होते हैं। इन अदर वर्ड, एन इमल्शन में बी डिफाइंड एज अ डिस्पर्जन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनली डिवाइडेड लिक्विड ड्रॉपलेट इन अनदर लिक्विड। यार जैसे कि आप पानी के अंदर तेल की बूंद डाल दो तो दोनों लिक्विड हैं, तो यार उसी को हम बोलते हैं इमल्शन। देखो यार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्शन होते हैं यहाँ पर। पहला होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर में डिस्पर्स्ड फेस ऑयल होगा, डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा। इसमें क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस वाटर होगा, डिस्पर्जन मीडियम ऑयल होगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, एग्जाम्पल मिल्क, क्रीम, सोप, गम, एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर एंड, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल। वाटर और ऑयल यार एक में हम डालेंगे तो वो मिक्स तो होते नहीं हैं। इमिसिबल एंड दे आर अनस्टेबल इमल्शन, तो वो अनस्टेबल इमल्शन होते हैं। और समटाइम दे सेपरेट इनटू 2 लेयर्स। और यार जब पानी के अंदर आप तेल की बूंद डालते हो तो वो अंदर जाती नहीं बल्क में ऑयल की ड्रॉपलेट, वो क्या होती है, दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं। टू स्टेबलाइज द इमल्शन एंड टू मेक देम होमोजीनियस वी ऐड इमल्सिफाइंग एजेंट। यार अब उसको स्टेबल बनाने के लिए, अभी तो अनस्टेबल है, जैसे कि मान लो ये कोई बीकर है, ये वाटर है, उसके ऊपर तेल की बूंद डालोगे तो ऊपर तैरती रहेगी। अब तो वो दोनों अनस्टेबल हैं, अब उसको स्टेबल बनाने के लिए हम उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है यार, एग्जांपल सोप डिटर्जेंट इमल्सिफायर हो गए। कैसीन प्रोटीन होता है, ये मिल्क में होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग। अब ये इमल्शन को आप ब्रोकन कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में, कैसे, हीट करके, फ्रीज करके और सेंट्रीफ्यूजिंग करके एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन, ये डी इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है यार, अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लेदर गेट हार्डेंड आफ्टर टैनिंग, वाई, लेदर जो होता है वो टैन हार्ड क्यों हो जाता है टैनिंग के बाद, बिकॉज कोलोइडल नेचर ऑफ एनिमल स्किन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर टैनिंग कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल विच व्हेन कंबाइन लेदर टू गेट हार्डन। यार देखो, जो आपका कोलोइडल नेचर होता है ना एनिमल स्किन का, उस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका टैनिन होता है वो कंसिस्ट होता है किसका, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल से। जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो वो मिलकर लेदर को क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई आर मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन कोलोइडल स्टेट। जो मेडिसिन होती हैं वो कोलोइडल स्टेट में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास, सो दे आर ईजली एसिमिलेटेड इन दी बॉडी। यार क्योंकि देखो, जब वो कोलोइडल स्टेट में होती है ना तो वो लार्ज सरफेस एरिया मिलता है उन्हें, तो जिसकी वजह से वो ईजिली एसिमिलेट हो पाती हैं बॉडी में। ठीक है, आगे क्या है, थर्ड, सम सब्सटेंसेस कैन एक्ट बोथ एज कोलोइड एंड क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं यार, वही होते हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशंस को हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल लेस बिटवीन 1 to 9 कोलोइड्स। समझ आ गया ना, ये तो वही ईजी है। तो यार इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यार अपने गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे हम अभी पढ़ाई कर रहे थे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है atul0603, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यार हम इसी के साथ चलते हैं और आपको जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और उस चैप्टर को भी बिल्कुल आसान बनाएंगे। तो तब तक के लिए यार, सी या, हैव अ ग्रेट डे।